जय हिंद। वेलकम टू राम एकेडमी। राम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पॉलिटी के इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ लोकसभा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था राज्यसभा और आज की क्लास में देख रहे हैं लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा जो है ये लोअर हाउस होता है, ठीक है ना, ये निम्न सदन होता है। इसको पीपुल्स हाउस भी कहते हैं, है ना, नाम ही क्या है इसका, लोकसभा। अब लोकसभा के बारे में कुछ जानकारी आप फटाफट देख लो, ठीक है। तो ये सब मैं आपको वैसे अलग से भी बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर इनका मेन पेज है, आप देख सकते हैं। लोकसभा का जो गठन है ये वयस्क मतदान के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, ठीक है ना। और इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं। आप देख सकते हैं 530 आते हैं राज्यों से, 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये हमारे लोकसभा के स्पीकर महोदय हैं, अध्यक्ष हैं, कौन है, श्री ओम बिरला जी। अब चलिए डिटेल से देख लेते हैं लोकसभा के बारे में सभी फैक्ट। तो सबसे पहले संविधान में इसका प्रावधान कहाँ पर है, तो संविधान के आर्टिकल 81 में है और 331 में है, ठीक है ना। 81 में क्या है, लोकसभा है, और 331 में जो मैंने 2 सदस्य आपको बताए ना, एंग्लो इंडियन, वो कहा गया है। तो कुल मिला के लोकसभा का जो संवैधानिक प्रावधान है वो है अनुच्छेद 81। अगर सिर्फ लोकसभा पूछे तो 81 आपको याद रखना है। उसके बाद देखो 81 में क्या है, 81 के अनुसार राज्यों से अधिक 530 सदस्य, ठीक है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनकर आएंगे, तथा संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूटी की बात चल रही है, केंद्र शासित प्रदेशों की, यहाँ से अधिकतम 20 सदस्य आएंगे चुनकर, ठीक है। अब ये कैसे आते हैं चुनकर, जो भी अब केंद्र शासित प्रदेश में संसद जो भी कानून बनाए उसके अकॉर्डिंग ये चुनकर आएंगे। लेकिन राज्यों में क्या है, वो लोग डायरेक्ट इलेक्शन से, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनकर आते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे 530 और 20 यहाँ पर हो गया। उसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, यहाँ पे इंटोनेट करना, निर्वाचित सदस्य की बात चल रही है, निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 550, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाल भी दिया है। 2 होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग, 2 एंग्लो इंडियन अल्सो नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। आगे मैंने लिखा है, ये देख लो, अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा में, यहाँ पर 2 छूट गया है, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो राज्यों से कितने आ गए, 530, केंद्र शासित प्रदेश से आ गए 20, और 2 कहाँ से आ गए, राष्ट्रपति के द्वारा, एंग्लो इंडियन। टोटल कितने हो गए, 552। तो ये है मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की। निर्वाचित पूछे तो 550। आगे चलते हैं। अब देखो निर्वाचन कैसे होता है यहाँ के सदस्यों का। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता के द्वारा, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर, जिसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं, है ना, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। मतलब जो भी 18 साल से अधिक उम्र के हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, इसको देख लो, भारत के प्रत्येक वयस्क को मतदान का अधिकार है। इसी को बोलते हैं राइट टू वोट, या फ्रेंचाइजी बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो दोस्तों क्या था, पहले पहले 21 साल के ऊपर के लोग डाल सकते थे वोट, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आज के समय 18 साल हो गया है। तो ये जो अमेंडमेंट है कैसे आया है इसको आप देख लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के द्वारा क्या किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो न्यूनतम आयु थी ना मतदान करने की 21 वर्ष, उसको माइनस करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये याद रख लेना, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 81 के में एक और प्रावधान है, वो है सीटों का एलोकेशन, आवंटन, जो किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है। साथ ही प्रत्येक राज्य की आवंटित सीटों को जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण राज्य, पूरे भारत देश क्या है, लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित है, ठीक है। और ये किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। अब देखो यहाँ पे आपको एक परिसीमन आयोग का कॉन्सेप्ट मिलेगा अगले वाक्य से। एक क्या होता है, डीलिमिटेशन कमीशन, जिसको बोलते हैं परिसीमन आयोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों में लोकसभा के सामने तथा राज्यसभा के भीतर, सामने नहीं, लोकसभा तथा राज्यों के भीतर निर्वाचन को, देखो ये गलत लिख गया है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि क्या होता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, जनगणना 10 सालों में होता है एक बार, कितने सालों में होता है, 10 सालों में एक बार होता है। तो जब जब जनगणना होगी उसके बाद क्या करेंगे, लोकसभा की जो सीटें हैं ना, इसको फिर से एडजस्ट करते हैं। अब 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ जाती है,
ठीक है। और ये सब काम जिस प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है, जिस अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, इसी को बोलते हैं परिसीमन आयोग। क्या बोलते हैं? परिसीमन आयोग। ठीक है ना, परिसीमन आयोग। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसका ये मतलब होता है कि हर एक जनगणना के बाद, सेंसस के बाद जो लोकसभा की सीटें हैं ना, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 सालों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये प्रत्येक 10 साल में होना है एडजस्ट। और ये कौन करता है? परिसीमन आयोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देख लो इसको। अब क्या कहता है कि 84th संविधान संशोधन 2000 के द्वारा राज्यों को लोकसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक करना पड़ेगा। ठीक है ना, 2026 तक करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो लोकसभा की सीट है ये नहीं बढ़ेंगी। कब तक नहीं बढ़ेंगी? 2026 तक। 2026 तक नहीं बढ़ेगी। और ये किस हिसाब से है? जो हमारा 1971 का जो जनगणना हुआ था, उस समय जितनी सीटें थी वही सीटें रहेंगी 2026 तक। ठीक है, ऐसे ही कर दिया गया है राज्यों में भी। जो राज्यों में जो सीट होते हैं उसमें संविधान संशोधन 87th है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट है। चलो आगे देख लो। अब लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, ठीक है ना, पीठासीन का मतलब होता है ऑन द चेयर। पीठासीन का क्या मतलब होता है? ऑन द चेयर। ठीक है, और ये इनडायरेक्टली बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष क्या होते हैं, उपाध्यक्ष के कैसे बनते हैं, और एक होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो तीनों बात हम देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों प्रमुख अधिकारी होते हैं। ठीक है ना, और इसका वर्णन आर्टिकल 93 से 97 तक किया गया हुआ है। ठीक है, और इन सब के अलावा एक पैनल भी नियुक्त किया जा सकता है, जो आवश्यकता पड़ने पर, मान लो कि ना तो स्पीकर है ना ही डिप्टी स्पीकर है। ठीक है, सचिव मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, तो जो पैनल रहेगा ना वो इनका काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। तो लोकसभा अध्यक्ष में क्या है? जब भी इलेक्शन होता है और जो पहली सरकार बन के आती है, जो बहुमत की सरकार बन के आती है, उसकी प्रथम बैठक के पश्चात, मतलब पहले ही दिन क्या कर लिया जाता है? अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है ना, अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। और ये जो डेट होता है ना कि किस दिन में चुना जाएगा, ये राष्ट्रपति जी तय करते हैं। और वैसे संविधान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ओथ टेकिंग का कोई उल्लेख नहीं है। इनका शपथ कौन दिलाएगा? कोई उल्लेख नहीं है। वो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेते हैं, एक संसद सदस्य के रूप में या सांसद के रूप में अपना शपथ ग्रहण करते हैं। आगे देखो, इनके कार्यकाल की बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो कोई कार्यकाल नहीं लिखा हुआ है अलग से। ठीक है ना, लोकसभा का जो जीवन काल होता है, लोकसभा का कार्यकाल मतलब 5 साल। अगर अच्छे से चल गया, सरकार नहीं गिरती है या किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता है, तो 5 साल। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो वही कार्यकाल होता है लोकसभा के अध्यक्ष का भी। अब अगला कॉन्सेप्ट है उपाध्यक्ष। ठीक है ना, अध्यक्ष का पद रिक्त होने की दशा में उपाध्यक्ष क्या करेंगे? उनके कार्यों की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही साथ वह क्या कर सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है ना, अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सेशन की बात कही गई है। जब भी संसद के दोनों सदनों में तालमेल नहीं होता है किसी बिल के ऊपर, उस कंडीशन में राष्ट्रपति जी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, और जब अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित है तो उनका सभी काम करेंगे कौन? उपाध्यक्ष। बस इतनी सी बात है। उसके बाद एक और होता है प्रोटेम अध्यक्ष। ठीक है ना, प्रोटेम अध्यक्ष। अब देखो क्या होता है, अध्यक्ष का जो पोस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है, मान लो जो भी सरकार है उसका कार्यकाल ख़त्म हो गया, इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन नई सरकार चुन के आने तक क्या होता है? कुछ गैप हो जाता है। ठीक है, कुछ गैप हो जाता है। तो जो पुराने स्पीकर होते हैं वो अपना पद खाली नहीं करते हैं। वो अपना पद क्या करते हैं? खाली नहीं करते हैं। फिर क्या होती है? पहली बैठक होती है नई सरकार की। क्या होती है? नई सरकार की बैठक होती है। ठीक है, और उस बैठक में राष्ट्रपति जी मतलब डेट बताते हैं कि कोई पार्टिकुलर डेट को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो पुराने अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, या नहीं तो फिर जो नई पार्टी है ना चुन के आई है, उनमें से किसी एक को, जो सबसे सीनियर होते हैं, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, उनको बना दिया जाता है क्या? अध्यक्ष। है ना, अध्यक्ष बना दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय क्या हुआ था? राजेंद्र प्रसाद से पहले अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ऐसे ही
नए और पुराने जो अध्यक्ष हैं ना, इसके बीच का जो गैप होता है, इसको इसको भरने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो सबसे सीनियर होते हैं, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, उसको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है और इसी को बोलते हैं प्रोटेम अध्यक्ष। सब अब फिर से समझ लो, नए अध्यक्ष और पुराने अध्यक्ष, इसके बीच का जो गैप होता है, उसके गैप के लिए क्या करते हैं, प्रोटेम अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, उन्हीं में से जो सबसे सीनियर होता है। ठीक है, ये है प्रोटेम अध्यक्ष। जो पुराने अध्यक्ष होते हैं वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नया लोकसभा चुन के ना आ जाए। ठीक है ना, नई नई पार्टी अपना लोकसभा ना बना ले, ठीक है, तब तक वो बने रहते हैं। अब देखो, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके कार्य और शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। ठीक है, तो देखो, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह सदन का स्पीकर होता है, अभिप्रवक्ता होता है, गार्जियन भी होता है, अभिभावक होता है, और जो एमपीज होते हैं उसके शक्तियों का संरक्षक भी होता है। ठीक है ना, सभी संसदीय मामले उनका मामलों में उनका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, और उनका काम क्या है, लोकसभा को चलाना। उसका कार्य एवं शक्तियाँ लोकसभा के संबंध में काफ़ी अधिक है। हम देखेंगे एक एक करके जो महत्वपूर्ण काम है। तो देखो क्या क्या काम है इनका। पहला, कार्यवाही संचालित करने के लिए सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखना। उसके बाद दूसरा काम क्या है, सदन में कार्यवाही के लिए समय का निर्धारण करना, टाइम टेबल यही बनाएंगे। उसके बाद सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करना, ताकि सारे लोग क्या करें, अच्छे से अपना काम करें। ठीक है, तो जो भी नियम कानून है प्रोसीडिंग्स की, वो कौन एक्सप्लेन करेंगे, स्पीकर महोदय। अब अगला है, विवादास्पद विषयों पर मतदान कराना और निर्णय की घोषणा करना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे वो वोटिंग करवाएंगे और क्या करेंगे, काउंटिंग भी करेंगे किसके पक्ष में कितने वोट पड़े। अब क्या होता है, एक बहुत ही, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देख लेना आप लोग। क्या होता है, पढ़ लो इसको एक बार। मतदान के पक्ष तथा विपक्ष, फेवर और अगेंस्ट में बराबर मत पड़ने की दशा में निर्णायक मत देना। क्या देना, निर्णायक मत देना। ठीक है, निर्णायक मत का क्या मतलब होता है कि मान लो 50 वोट पड़े फेवर में और 50 ही वोट पड़ गए अगेंस्ट में भी। ठीक है, इस कंडीशन में जो स्पीकर हैं वो जिनको अपना मत दे देंगे वो उनकी विजय हो जाएगी। ठीक है ना, वो पास हो जाएगा, वो बात रह जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली सामान्यतः इनको मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन जब दोनों के वोट बराबर हो जाए, पक्ष और विपक्ष के, उस कंडीशन में ये अपना मत देकर निर्णय कर देते हैं, इसलिए इसके मत को कहते हैं निर्णायक मत। ठीक है, अब देखो, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को त्यागपत्र करने की स्थिति में उसे सदन के समक्ष अपना वक्तव्य पढ़ने की अनुमति देना। ठीक है, अब कोई त्यागपत्र दे रहा है तो क्यों दे रहा है, ठीक है, तो उसको ये बोलते हैं कि आप अपना रीजन बताइए। तो ये सब काम है किसका, मॉनिटर का। मॉनिटर मतलब अध्यक्ष का। उसके बाद संविधान संबंधी मामलों पर अपनी सहमति देना। फिर देखो, गणपूर्ति के अभाव में, गणपूर्ति क्या होता है मैं बता देता हूँ, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, वहाँ की कार्यवाही तभी चल पाएगी जब कम से कम 1/10 लोग वहाँ पर उपस्थित हो। कम से कम 1/10 लोग वहाँ पर उपस्थित हो। अब जैसे देखो, 545 है अभी की स्ट्रेंथ किसकी, लोकसभा की, तो कितने लोग होने चाहिए वो होने के लिए, अपना चलने के लिए, तो 1/10। 1/10 का क्या कितना मतलब हो गया, 54। मतलब 54-55 लोग होंगे ना, तभी जाके क्या होगा, लोकसभा चलेगी। इससे कम होगा तो लोकसभा नहीं चलेगी, स्थगित हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं कोरम। इसी को क्या बोलते हैं, कोरम, या हिंदी में इसको बोलते हैं गणपूर्ति। तो एक ही बात है, ये होता है 1/10। कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए तभी जाके कार्यवाही चल पाएगी। इसके अलावा जो भारत है, यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं। कई राज्यों की जो लैंग्वेज होती है वो ऐसी होती है कि किसी को समझ में नहीं आती, और वहाँ के जो नेतागण होते हैं, लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको हिंदी या इंग्लिश में नहीं बोलते बनता। तो इस कंडीशन में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो क्या कर सकते हैं, उनको अपनी मदर टंग में बोलने की अनुमति दे सकता है, और बाकी लोगों को समझ में आए इसलिए उसके ट्रांसलेशन की भी व्यवस्था करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पार्लियामेंट में सब लोग हेडफोन वगैरह लगा के बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं, क्योंकि किसी ने रीजनल लैंग्वेज में अपना स्टेटमेंट दिया तो उसको डिकोड करके वहाँ पर सुनाया जाता है, इंटरप्रेट करके सुनाया जाता है। ठीक है, अब एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लो। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, यह अनुच्छेद होता है 110। धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार केवल किसका है, लोकसभा के अध्यक्ष का।
उसके बाद लोकसभा द्वारा पारित जितने भी विधेयक होते हैं उसको अप्रूव करना, ये इसका काम है। फिर लोकसभा और राष्ट्रपति के बीच एक चेन का काम करना, संपर्क सूत्र का काम करना, ये भी किसका काम है, लोकसभा के अध्यक्ष का। उसके बाद दल बदल कानून जो है, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको दंडित करना। मैं इसको अलग से बताऊंगा, दल बदल के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी। अगर कोई क्या करता है, अपना दल छोड़ के दूसरे दल में जाता है, ठीक है ना, तो उसको पनिशमेंट करना, ठीक है, और उसकी सदस्यता समाप्त करना, ये किसका काम है, लोकसभा के अध्यक्ष का। अब देखिए अगला जो हेडिंग है, ये है लोकसभा अध्यक्ष की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। ये जो शब्द है ना निष्पक्षता, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये किसके अध्यक्ष हैं, लोकसभा के। लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी के लोग तो होते ही हैं, साथ ही साथ विपक्षी भी होते हैं। कौन होते हैं, विपक्षी भी होते हैं। लेकिन जो मॉनिटर हैं, इसको निष्पक्ष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। मैं कुछ कुछ बातें यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो मैं बात करूँगा यूएसए के लोकसभा के अध्यक्ष की, और दूसरा ब्रिटेन के लोकसभा के अध्यक्ष की, ठीक है ना, ब्रिटेन के लोकसभा के अध्यक्ष की। जो ब्रिटेन का लोकसभा का अध्यक्ष है, ये क्या होता है, जैसे ही अपने पद पर जाता है वो पार्टी से इस्तीफा दे देता है, वो अपने पार्टी से इस्तीफा दे देता है। इस प्रकार वो बिल्कुल ही निष्पक्ष, क्या है, निष्पक्ष एक डिजिग्नेशन है, पद है, ठीक है। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए में देख लो, यूएसए में ठीक उल्टा है। जो व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो सदन के अंदर, ठीक है ना, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी पार्टी का ही सदस्य होता है, ठीक है ना। मान लो बीजेपी है या जो भी है, पार्टी का ही सदस्य होता है, चाहे वो चेयर पे हो या आउट ऑफ ऑफिस हो। जब भी चेयर पे रहेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वोट भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ब्रिटेन में इस्तीफा दे दिया जाता है, और अमेरिका में क्या कर दिया जाता है, वो इस्तीफा नहीं देता और अपने पार्टी का सदस्य रहता है। अब भारत में क्या है, भारत में ये जब तक अपने चेयर पर बैठे हैं, जब तक अपने पद पर हैं, ठीक है, मतलब अंदर संसद के अंदर ये दल रहित हैं। क्या है, दल रहित है। जो लोकसभा के स्पीकर हैं संसद के अंदर दल रहित है, लेकिन संसद के बाहर वो अपने पार्टी को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो संसद के अंदर भारत के जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो दल रहित है, लेकिन संसद के बाहर वो एक पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय सदस्य है। तो चलो आगे देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है ना। उससे अपेक्षा की जाती है कि दलगत राजनीति से मुक्त होकर निष्पक्ष ढंग से अपना कर्तव्यों का निर्वहन करे। उसके स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। देख लो क्या क्या है। उसके कार्यकाल की सुरक्षा होती है, मतलब लोकसभा का जीवन काल जब तक रहे तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो सामान्य बहुमत से हो जाती है। देखो दोस्तों, बार बार सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत की बात चलेगी। सामान्य बहुमत का मतलब होता है किसी भी हाउस में उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों के मेजोरिटी से कोई चीज़ पास हो गया तो यह है सामान्य बहुमत, ठीक है। मान लो 55 लोगों ने फेवर में वोट किया है और 40 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया है, तो ये बिल पास हो जाएगा, जो भी बिल हो, ठीक है। इसको बोलेंगे सामान्य बहुमत से। लेकिन समटाइम्स क्या कर दिया जाता है, 2/3 उपस्थित और वोटिंग करने वाले लोगों के 2/3 बहुमत से पास करवाना है, ठीक है। तो मान के चलो कि कहीं पर क्या है, स्ट्रेंथ है, मान के चलो 545, ठीक है, इंटू 2/3, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, मतलब ये अधिक होता है। ये क्या होता है, अधिक होता है, सामान्य बहुमत से बहुत ज़्यादा अधिक होता है, लगभग डबल होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विशेष बहुमत से। तो जो लोकसभा के स्पीकर है ना, इसको हटाने के लिए क्या चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है ना, जो प्रस्ताव है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षित किया गया है इनके कार्यकाल को। और तो और कम से कम 50 लोग समर्थित करें, ठीक है ना। इसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव आएगा उसको 50 लोग सिग्नेचर करके समर्थित करें, तभी लाया जा सकता है। उसके बाद जब तक वो अपने पद पर बने हैं, कोई भी लोकसभा के अंदर उसके कार्य और आचरण से संबंधित ना तो कोई चर्चा करेगा ना ही आलोचना करेगा, जब तक वो अपने पद पर बने हैं। उसके बाद लोकसभा में होने वाले मतदान में पहली बार उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक मत डाल सकता है। कब, जब मत बराबर हो जाए, वोटिंग फॉर और अगेंस्ट में इक्वल हो जाए, तो वो अपना वोट डाल के निर्णय कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं निर्णायक मत। उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट होती है, वरीयता क्रम होता है, उसमें इसको काफ़ी ऊंचा स्थान दिया गया है, 7वां स्थान दिया गया है, ठीक है। तो बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है ये। और वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष, इनका नाम है श्री ओम बिरला जी, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्री ओम बिरला जी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके नोट्स जरूर बनाएं आप लोग। जय हिंद क्लास।